हेलो स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे अम्ल और क्षारक विलयनों की सांद्रता पीएच मापक्रम। इंग्लिश में इसी चीज़ को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। पीएच मापक्रम को पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल को किसने इजाद किया? तो सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1909 में एक मापक्रम पीएच मापक्रम जिसे कहते हैं का आविष्कार किया। अम्ल या क्षारक की सांद्रता शक्ति को पीएच मापक्रम नामक अंकों के मापक्रम पर मापा जाता है। मान लो किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, कौन कितना तेज है, कौन कितना कम पढ़ने में तेज है, यह कैसे डिसाइड होता है? तो मार्क्स के बेसिस पे होता है। ठीक उसी तरह से पीएच मापक्रम भी डिसाइड करता है कि अम्ल कितना ताकतवर है, क्षारक कितना ताकतवर है, अम्ल कितना कमजोर है, क्षारक कितना कमजोर है। तो सांद्रता शक्ति यानी कि अम्ल और क्षारक की शक्ति देखी जाती है। किससे देखी जाती है? तो पीएच मापक्रम से देखी जाती है। पीएच मापक्रम कौन खोजा? तो सोरेनसन ने खोजा। पीएच मापक्रम के मान कितने से कितने वैल्यू के बीच होते हैं? तो 0 से 14 तक होते हैं। तो 0 से 14 को ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो बांटा गया है वह है उदासीन पदार्थों का पीएच ठीक 7 होते हैं। जो भी पदार्थ उदासीन होते हैं तो पीएच 7 वाले पदार्थ का लिटमस या किसी अन्य सामान्य सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज या फेनोल्फथेलिन इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी लिटमस पेपर हो गया या मिथाइल ऑरेंज हो गया, किसी भी तरह के सूचक पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका पीएच 7 हो वह लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन के ऊपर कोई भी अपना असर नहीं दिखाएगा। वहीं अम्लीय विलयनों का पीएच 7 से कम होता है। तो जो विलयन अम्लीय होंगे, है ना, जो विलयन अम्लीय होंगे उनका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। वही लिखा है विलयन जितना अधिक अम्लीय होता है उसका पीएच उतना ही कम होगा। यानी कि जितना कम पीएच का मान होगा, वैल्यू जो है पीएच का जितना कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पीएच 1 लिया गया है और पीएच 5 लिया गया है। इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय होगा? जिसका पीएच का मान कम होगा। तो पीएच का मान यहाँ 1 है, कम है, तो ये अधिक अम्लीय होगा। पीएच 5 है तो ये कम अम्लीय है। पीएच का 1 अधिक अम्लीय, पीएच 5 कम अम्लीय। उसी तरह से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल कहाँ से कहाँ तक कहलाते हैं? तो पीएच का वैल्यू अगर 0, 1, 2 और 3 है तो पीएच इस तरह के पीएच वाले विलयन क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन कहलाएंगे? तो 4, 5 और 6 के पीएच वाले विलयन कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। तो कहने का तात्पर्य है कि निम्नतर पीएच रहेगा तो प्रबलतर अम्ल रहेगा। तो निम्नतर तो यहाँ पर पीएच है 0, 1, 2, 3, कम वैल्यू वाले यहाँ पीएच के हैं तो वो प्रबल अम्ल होगा। और इससे ज्यादा वैल्यू वाले जैसे 4, 5 और 6 हैं तो ये दुर्बल अम्ल में आएंगे। उसके बाद आते हैं क्षारकीय विलयनों का पीएच 7 से अधिक होता है। अम्लीय का क्या होता है? 7 से कम। 7 क्या होता है? उदासीन। और तीसरा है क्षारकीय विलयनों का पीएच 7 से अधिक होता है। यानी 7 से ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे? क्षारकीय होंगे। विलयन जितना अधिक क्षारकीय है उसका पीएच उतना ही उच्चतर होगा। कहने का मतलब है कि पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही वह पदार्थ क्या होगा? क्षारकीय होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, यहाँ पीएच 14 है और पीएच 10 है तो कौन सबसे ज्यादा अधिक क्षारकीय होगा? तो जिसका मान पीएच में अधिक होगा उसका वो क्षारकीय ज्यादा होगा। जिसका पीएच का मान कम होगा, जैसे 10 है तो कम क्षारकीय होगा। मगर यही केस उलट जाता है किसके केस में? अम्ल के केस में। अम्ल के केस में क्या था कि पीएच का मान कम है तो अधिक अम्लीय और पीएच का मान ज्यादा है तो कम अम्लीय। यहाँ पर ठीक उल्टा है। यहाँ पर पीएच ज्यादा रहेगा वैल्यू तो अधिक क्षारकीय होगा और पीएच कम रहेगा तो यहाँ पर कम क्षारकीय रहेगा। तो दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? दुर्बल क्षारक कहेंगे 8, 9 और 10 पीएच मान वाले विलयन दुर्बल क्षारक हो जाएंगे। अधिक वैल्यू वाले क्या हो जाएंगे? प्रबल क्षारक हो जाएंगे। 11, 12, 13
और 14 पीएच मान वाले विलयन क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षारक हो जाएंगे। तो इसको कह सकते हैं कि उच्चतर पीएच रहेगा तो प्रबलतर क्षारक रहेगा। तो यहाँ उच्चतर पीएच है, 8, 9, 10 कम है तो दुर्बल है, इससे ऊपर है 11, 12, 13, 14 उच्चतर वैल्यू के साथ है, हाई वैल्यू के साथ है तो प्रबल क्षारक हो गया। ये यहाँ आपके लिए मैंने ये सोरेनसन का बनाया हुआ ये पीएच मापक्रम तैयार करके रखा है। तो यहाँ देखो ये पूरा स्केल है 0 से लेकर के 14 तक, बीच में 7 है। 7 जो है ये उदासीन बताता है, उदासीन। और 0 से लेकर के 7 तक ये 0 से 7 के पहले तक, 0 से 7 के पहले तक अम्ल को बताता है, अम्लीयता बताता है। और 7 के बाद से लेकर के 14 तक यह क्षार प्रकृति को बताता है। तो 0 से लेकर के 3 तक प्रबल अम्ल होगा, और 3 से ऊपर यानी 7 से पहले ये दुर्बल अम्ल को बताएगा। उसी तरह से 7 से थोड़ा ऊपर और 11 से कम ये दुर्बल क्षार होगा। 11 से लेकर के 14 तक ये प्रबल क्षार को बताएगा। तो यहाँ पर देखो कि अम्लीय प्रकृति जो होती है ना, 7 से नीचे जितना वैल्यू कम होता चला जाएगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी, और इधर जो है 7 से जितना वैल्यू बढ़ता चला जाएगा बढ़ती क्षारकीय प्रकृति देखने को मिलेगी। तो अगर H+ आयन सांद्रण को देखा जाए तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी इस तरफ लेफ्ट साइड में, उसी तरह से H+ आयन का सांद्रण भी बढ़ता चला जाएगा। राइट साइड में देखो क्षारकीय बढ़ती क्षारकीय प्रकृति दिख रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इधर देख रहे हैं कि बढ़ती क्षार की प्रकृति देखने को मिल रहा है। तो OH- आयन की सांद्रण भी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी 7 के बाद से लेकर 14 तक OH- बढ़ेगा, क्षार की प्रकृति बढ़ेगी। 7 से नीचे 0 तक H+ आयन सांद्रण बढ़ेगा तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती चली जाएगी। यही है पीएच मापक्रम जो सोरेनसन ने बनाया था। कुछ हम लोग पदार्थ देखते हैं जिनका पीएच है ताकि कंपेयर करके हम और कॉन्सेप्ट को समझ सके। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच 0 होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच 1 होता है, लेमन जूस का 2.5 होता है, टमाटर जूस का 4.1 होता है, दूध का 6.5 होता है और शुद्ध जल का 7 होता है। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किसका है, यहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू जो है 0 है और दूध का कितना है 6.5 है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो पीएच वैल्यू जितना कम उतना ही अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता अधिक होगी। तो इन दोनों में अगर दूध और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कंपेयर किया जाए तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो ये ज्यादा अम्लीय होगा, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, तो ये होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम क्षारकीय पदार्थ का बात करें तो लार का जो होता है, जो मुंह में लार होता है उसका पीएच 7.4 होता है। रुधिर यानी हमारा जो ब्लड है उसका भी पीएच 7.4 होता है। पाक सोडा विलयन यानी बेकिंग सोडा का बात हो रहा है, इसका 8.5 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पीएच 13 होता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 14 होता है। तो पीएच जितना कम होगा क्षार की प्रकृति उतना कम होगी, पीएच जितना ज्यादा होगा क्षार की प्रकृति उतनी अधिक होगी। यानी कि अगर यहाँ पर पीएच बढ़ता है तो क्षारकीय प्रकृति क्या होगा, क्षारकीय प्रकृति ये भी बढ़ती ही चली जाएगी। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो पीएच इसका सबसे अधिक है तो ये सबसे ज्यादा क्षारकीय होगा, है ना, और इसका पीएच कम है तो ये क्षारकीय इसका कम होगा। उसके बाद आते हैं सार्वत्रिक या सर्व प्रयोजनी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे होता क्या है कि क्लास में बोल दिया गया यह बच्चा इस क्लास का स्टूडेंट है, मगर ये पता नहीं चलता है स्टूडेंट कमजोर है कि
तेज है, ये तो पता नहीं चलता है। जब तक उसका मार्क्स हम नहीं बताएंगे तब तक तो उसका पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा कमजोर है या तेज है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोल दें कि यह अम्ल है ना, कोई पदार्थ है जो अम्ल है, ये बता दें, तो क्या उससे पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा अम्लीय है या कितना कम अम्लीय है? वो तो पता नहीं चलेगा। तो वो उसको पता करने के लिए कितना ज्यादा अम्लीय है कितना कम अम्लीय है, उसको पता करने के लिए सार्वत्रिक या सर्वप्रयोजनीय सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी चीज को लिखा गया है। सामान्य सूचक जैसे लिटमस हमें बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारक है, सिर्फ पता चलेगा। सामान्य सूचक इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षारक है, बस इतना ही पता चलेगा। स्ट्रांग है कि वीक है, यानी प्रबल है या दुर्बल है, इस तरह का पता नहीं चलेगा। वे हमें यह नहीं बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक या दुर्बल क्षारक है। सामान्य सूचक हमें अम्लों या क्षारकों की आपेक्षिक तुलनात्मक सांद्रता या शक्ति नहीं बता सकते, यानी कमजोर है कि ताकतवर है, शक्ति हमें पता नहीं चलती है किसी भी अम्ल या क्षारक की सामान्य सूचक से। इसी सारे बात को फिर से यहाँ पर कहा गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लिटमस हमें बता सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सिरका दोनों हमें बताता है सामान्य सूचक कि अम्लीय है। सामान्य सूचक क्या करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सिरका दोनों के बारे में बता रहा है। सामान्य सूचक क्या बता रहा है? कि दोनों अम्लीय हैं, परंतु हमें वह यह नहीं बता सकता है कि सिरका विलयन से सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबलतर अम्ल या अधिक अम्लीय है। मतलब कि इन दोनों में कंपैरिजन करके नहीं बताया जा सकता है। दोनों को बता दिया कि दोनों क्या है? अम्ल है। अब एक ज्यादा अम्लीय है प्रबल और एक दुर्बल अम्ल है, तो ये तो पता नहीं चलता है सामान्य सूचक से। तो अनुमान लगाने के लिए कि पदार्थ कितना अम्लीय या क्षारकीय है, सार्वत्रिक या सर्वप्रयोजनीय सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है। तो सार्वत्रिक सूचक है क्या, उसकी परिभाषा देख लें। सार्वत्रिक सूचक कई भिन्न भिन्न सूचकों या रंजकों का मिश्रण है जो संपूर्ण पीएच मापक्रम के विभिन्न पीएच मानों पर भिन्न भिन्न रंग देते हैं। जैसे अभी मैंने पीएच मापक्रम बताया 0 से 14, तो 0 से 14 तक में अलग अलग रंग दिखाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा पीएच होगा पदार्थ का वैसा रंग वहां पर आपको पीएच मापक्रम में देखने को मिलेंगे। और यह जो सूचक होता है सार्वत्रिक सूचक, यह सिर्फ एक तरह के रंजक से नहीं बनता है बल्कि ढेर सारे तरह तरह के रंजकों से मिलाकर बनाया जाता है। तो कौन कौन से रंजक मिला करके बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सार्वत्रिक विलयन किन चीजों के मिश्रण से बना होता है। तो सार्वत्रिक विलयन उसमें जल रहता है, 1 प्रोपेनॉल रहता है, मिथाइल रेड रहता है, फेनोप्थेलिन रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, सोडियम बाइसल्फाइट है, थाइमोल ब्लू है। इतनी सारी चीजों का मिश्रण यूज करके सार्वत्रिक विलयन का तैयार किया जाता है। तो अब देखो सार्वत्रिक विलयन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर गाढ़ा लाल रंग आता है, कोई पदार्थ गाढ़ा लाल रंग दे रहा है, उसका पीएच 0 हम बता सकते हैं, है ना। अगर किसी पदार्थ का आपको रंग नारंगी इस तरह का दिखाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है सार्वत्रिक सूचक जो है अगर नारंगी रंग शो कर रहा है किसी पदार्थ का, तो उसका पीएच का मान कितना होगा? 4 होगा। तो आप फिर उसमें से दोनों को कंपेयर कर लेना कि एक का 0 आ रहा है, एक का 4 है, तो जो 0 दिखा रहा है पदार्थ वो क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। जिसका पीएच 4 होगा वो कम अम्लीय होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पूरा इस तरह से बना हुआ है। ये गहरा नीला, नीला, हरित नीला, 7 हरा। 7 के केस में यानी कि उदासीन जब रहेगा तो हरा रहेगा, मगर फिर धीरे धीरे ये नीला होता चला जाएगा। 8 में हरित नीला, 9 में नीला, 10 में गहरा नीला, फिर 11 में जामुनी रंग, 12 में गाढ़ा जामुनी, 13 में बैंगनी, 14 में बैंगनी हो जाएगा। तो जब 2 पदार्थ दिया हो, मान लो 2 पदार्थ दिया हुआ है, एक का आपको पीएच मान लो आता है इस तरह से, पीएच नहीं रंग आता है, मान लो कि नारंगी लाल आता है, और एक पदार्थ है जिसका रंग आता है बैंगनी,
तो दोनों में रंग परिवर्तन हुआ। तो रंग परिवर्तन हुआ तो वहां से तो ये तो पता चल रहा है कि एक क्षारकीय हो सकता है, एक अम्लीय हो सकता है। तो कोई कितना क्षारकीय है वो pH 3 ये बता रहा है, कितना अम्लीय है वो 14 मान बता रहा है कि बहुत ज्यादा क्षारकीय है 14। तो यहाँ प्रबल अम्लीय हो गया, यहाँ प्रबल क्षारकीय हो गया। तो इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ए और बी दो विलयन है। विलयन ए का pH 6 है और विलयन बी का pH 8 है। किस विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रण है? तो हम जानते हैं कि pH व्यत क्रमानुपाती होता है H+ के कंसंट्रेशन के। व्यत क्रमानुपाती जो होता है इसका मतलब इनवर्स होता है। pH जो है ना, इससे इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब कि अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH का मात्रा घटेगा, और H+ का मात्रा अगर घटा तो pH का मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही व्यत क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि pH 6 दिया हुआ है और pH 8 दिया हुआ है, तो किस केस में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक है? तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो जिस केस में कम वैल्यू होगा H+ का सांद्रण ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर H+ ज्यादा होगा। यहाँ pH ज्यादा है तो H+ का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण कम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलयन ए अल्प pH 6 वाला में अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है? तो 7 बताता है किसको? उदासीन को। तो 7 के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो अम्लीयता बताता है, 7 के राइट साइड में जाते हैं तो क्षारकीय बताता है। तो जहां 6 वैल्यू दिया हुआ है वो अम्लीय है, 8 जो दिया हुआ है वो क्षारकीय है। अतः विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्या है? क्षारकीय है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 विलयनों ए बी सी डी और ई ने जब सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण किया गया, क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 pH दर्शाया। यह 5 तरह का पदार्थ लिया गया, पांचों का pH जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोलता है कौन सा विलयन है उदासीन, प्रबल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारकीय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उदासीन कौन कौन होगा? उदासीन यहाँ पर 1, 4, 7, 9, 11 सारे हैं। ठीक है, तो इन सब में उदासीन कौन होगा? तो हम जानते हैं कि 7 उदासीन होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। 7 उदासीन है। प्रबल क्षारकीय कौन है? तो 9 और 11, क्योंकि 7 से अधिक है। दुर्बल अम्लीय कौन है? दुर्बल अम्लीय है 1 और 4। दुर्बल क्षारीय कौन है? तो 9 और 11। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH को क्रमायोजित कीजिए। यानी कि हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में, तो कहता है कि जिस तरह से H+ का सांद्रण बढ़ रहा है उस क्रम में pH को क्रमायोजित करना है। H+ अगर बढ़ेगा तो pH घटेगा, pH घटेगा तो H+ बढ़ेगा। तो किसका pH सबसे कम है? तो B का pH सबसे कम है, pH B का सबसे कम है, तो इसका H+ क्या होगा? सबसे अधिक होगा, तो ये सबसे ऊपर में आएगा। फिर pH 4 आता है, फिर pH 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है। तो 11 में तो क्या होगा? H+ का सांद्रण सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना। pH कम, इसका मतलब H+ ज्यादा, pH ज्यादा H+ कम, तो pH सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे कम H+ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर बनता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पेट में जो है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वह भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। आमाशय में अधिक अम्ल अपच उत्पन्न करता है, जो दर्द और जलन उत्पन्न करता है। सही सी बात है कि अगर अम्लीयता अगर अधिक हो जाए आमाशय में
तो जलन पैदा करता है। अपच को दूर करने और दर्द से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, एंटासिड प्रत्यम्ल नामक क्षारकों को ग्रहण करते हैं। प्रत्यम्ल आमाशय में अतिरिक्त अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और उसे उदासीन कर देते हैं। अधिक जो अम्लीयता होती है उसको क्या करता है, एंटासिड क्या करता है, उसको उदासीन करता है। क्षारक जो है विपरीत प्रकृति का होता है। अम्ल के विपरीत प्रकृति का कौन होता है, तो क्षारक होता है। तो हम अगर हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसका विपरीत प्रकृति का कोई पदार्थ खाने में ले सकते हैं दवा के रूप में। तो क्षारक प्रकृति का हम पदार्थ लेंगे जिसे एंटासिड कहते हैं और उसे उदासीन कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन कौन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पाक सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये दो पदार्थ आप ले सकते हो जब आपको अपच हो, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में आमाशय में अगर अधिक हो जाए, अम्लीयता अधिक हो जाए, तो आप ये दो पदार्थ ले सकते हो। एक किस रूप में, प्रत्यम्ल रूप में, एंटासिड के रूप में, दवा के रूप में। फिर दंत क्षय के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन, जब हम शक्कर युक्त भोजन यानी कि जिस खाने में चीनी हो वैसा भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु क्या करते हैं, शक्कर को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल उत्पन्न हुआ अगर मुंह में तो क्या होगा, वो दंत क्षय होने लगता है, दांत को सड़ाने लगता है। जब मुंह में बने अम्ल का पीएच 5.5 के नीचे गिर जाता है तो दांत सड़ने लग जाते हैं। तो दंत क्षय रोकने का उत्तम तरीका क्या है, भोजन करने के बाद मुंह को कुल्ला करना है, साफ करना है, भली भांति साफ करना है। या फिर मंजन टूथपेस्ट का पीएच जिसका लगभग 8 होता है, तो यहाँ देखो पीएच कितना है, 5.5। खाने के बाद पीएच 5.5 हो जाता है मुंह में, तो ये दांत को सड़ाने का काम करता है। तो हम इसका उल्टा कोई पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे जो पीएच बढ़ा दे, है ना, जिससे कि बैक्टीरिया वहां उत्पन्न ना हो। तो हम टूथपेस्ट ले सकते हैं जिसका पीएच 8 होता है ना। अतः मंजन में उपस्थित क्षारक मुख में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे दंत क्षय रोका जा सकता है। मृदा पीएच और पादप वृद्धि। अधिकांश पौधे मृदा की पीएच 7 पर सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। जब मृदा उदासीन पीएच पर अच्छे से फसलों को उत्पादन देते हैं, है ना। मगर यही जब मृदा पीएच से 7 से अधिक हो जाए या कम हो जाए तो मृदा जो है पौधों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अम्लीय मृदा की पीएच गिरकर 4 तक पहुंच सकती है और क्षार की मृदा की 8.3 तक बढ़ सकती है। यानी कि पीएच गिरकर 4 भी हो सकता है और पीएच बढ़कर 8.3 भी हो सकता है। तो पीएच बराबर 4 या अम्लीय मृदा का उपचार अनबुझे चूने या बुझे चूने या चौक द्वारा होता है। पीएच मान लो गिर के 4 हो गया है तो आप अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट खेतों में छिड़क दो। तो छिड़कने से क्या होता है, पीएच 7 हो जाएगा और उदासीन हो जाएगा। जो मृदा आपका अम्लीय हो चुका था वो फिर क्या होता है, फिर वो उदासीन होकर के और अच्छे फसल को उत्पादन दे सकता है। पीएच परिवर्तन और जंतुओं की उत्तरजीविता। हमारा शरीर 7 से 7.8 तक सीमित पीएच परिसर के भीतर अच्छी तरह कार्य करता है। यानी कि हमारे बॉडी का पीएच जो है 7 रहना चाहिए या 7 से लेकर के 7.8 तक रहना चाहिए। अगर इससे कम हो जाए या इससे बढ़ जाए तो हमारे शरीर में कई कारणों के कारण इस कारण से पीएच परिसर में गड़बड़ी हो जाती है, तो कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि पीएच 7 या 7.8 के बीच रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे इधर उधर अगर पीएच होता है तो हमारा शरीर क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। रासायनिक संघर्ष के जरिए जंतुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है जो काफी अधिक दर्द और जलन पैदा करती है। अगर मधुमक्खी ने आपको कभी डंक मारा हो त्वचा पर तो आपको महसूस हुआ होगा कि वह डंक जो है कितना पेनफुल होता है, कितना दर्दनाक होता है ना। तो उस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है,
दर्द तो होता है, ये फूल भी जाता है। तो उस जगह पर हम उपचार घर में क्या कर सकते हैं? तुरंत डंक मारने वाली जगह पर पाक सोडा, बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको विलियन पानी में मिला करके उस जगह पर जहां पर आपको डंक मारा है मधुमक्खी, वहां पर मल दीजिए। मलने से आराम मिलता है। पाक सोडा विलियन क्षारक होने के कारण, देखो यहाँ पर क्या है कि जो मधुमक्खी डंक मारती है वो किस तरह का डंक होता है? अम्लीय होता है। तो हम पाक सोडा जब इस्तेमाल करते हैं तो पाक सोडा उसका विपरीत प्रकृति का होता है, क्षारक प्रकृति का होता है, जिसके कारण मधुमक्खी के डंक द्वारा त्वचा में डाले गए अम्लीय द्रव को उदासीन कर देता है, उसके अम्लीय प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार ततैया के डंक में क्षारीय प्रकृति होती है। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई अम्ल प्रकृति का कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ततैया आपके डंक मार दिया हाथ में, तो आप क्या करोगे? वहां पर आप सिरका लोगे और उसको रगड़ दोगे। क्यों? क्योंकि ततैया के डंक में क्षारकीय प्रकृति का डंक है और उसको विपरीत प्रकृति का हम दवा लेंगे, यानी सिरका लेकर के वहां रगड़ सकते हैं। चींटी का डंक में मिथेनोइक एसिड होता है। बिच्छू बूटी नाम का पौधा होता है, उसके कांटों में भी मिथेनोइक एसिड होता है।